इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे ओवरऑल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारा बेस बनाते हैं, जिसमें हमें एटम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका मॉडल पढ़ना है। कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एग्जैक्टली ओरिएंटेड कैसे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। उसके बाद हम थोड़ा जो है वैलेंसी की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होती है या कितनी हो सकती है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर में कुछ बातें बताई। जैसे कि एक प्रॉब्लम है इस एटम के स्ट्रक्चर में, दैट इज जब उन्होंने ये मॉडल बनाया उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बस की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उनका जो मॉडल है वो अधूरा है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, जो कि उसमें न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो उन्होंने जो अपना मॉडल तैयार किया है वो इसके बेस पे किया है कि जो एटम है वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उनका जो पहला पॉइंट था कि भाई अगर मुझे बताना है कि स्ट्रक्चर एटम कैसा है, तो मुझे पहली चीज़ बतानी होगी कि एटम का जो शेप कैसा होता है। तो ये बात तो उन्होंने पहली बताई कि एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, जस्ट लाइक अ बॉल इट इज स्फेरिकल। तो एक हम उन्होंने समझाया कि एक्चुअली वो शेप कैसा है, तो स्ट्रक्चर जो है इनका स्फेयर शेप में आ जाता है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आपको बताने कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड कैसे हैं, अगर वही पता है हमको। तो उन्होंने कहा जो प्रोटॉन है वो ओवरऑल पूरे स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है पूरे जो है स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड है। इस मॉडल को कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन मॉडल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक वाटरमेलन, जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम वाटरमेलन के रेड पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं प्रोटॉन से। और जो वाटरमेलन के सीड्स हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड रहते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और भी इसके कई सारे नाम होते हैं, जिसे पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सो एक पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम का जो शेप है वो स्ट्रक्चरल है, सॉरी एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और जो प्रोटॉन है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, बीच में। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, यानी जितना माइनस है उतना प्लस है, जितना माइनस उतना प्लस, तो नेट रिजल्ट आता है जीरो। इट मीन्स ओवरऑल एटम में कोई चार्ज नहीं है। यानी उन्होंने कहा जो ओवरऑल एटम है वो न्यूट्रल है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये सिंपल सा मॉडल उन्होंने दिया। अब ये मॉडल में एवरीथिंग इज ओके। पहली बात बिल्कुल सही है, शेप जो अभी तक है वो स्फेयर ही मान रखा है हमने। दूसरी बात भी सही है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। गलत क्या है, ओरिएंटेशन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे इन्होंने बताया इन रियलिटी वैसे नहीं है, क्योंकि आगे मॉडल्स में दूसरी बातें बताई गई। और इनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि इनके टाइम में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, तो इन्होंने जितना समझा उतना बता दिया। अगला जो मॉडल आया है ना, अगला जो मॉडल है वो है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड के मॉडल में हमें पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत कमाल का है, क्योंकि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट समझ लिया तो वो मॉडल आप अपने आप तैयार कर लोगे। ठीक है, इस मॉडल के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें एक टर्म जानना है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर आपने केमिस्ट्री में 20 तक के एलिमेंट आपको आते हैं, ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम। ठीक है, हीलियम को जो कैटायन है वो है हीलियम डबल प्लस। इस हीलियम डबल प्लस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल की खास बात क्या है, अगर ये बहुत हम इसको हाई स्पीड से ट्रैवल कराएं
जब ये अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो ये सम एक्सटेंट तक पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी एटम में, ठीक है। तो इसमें पेनेट्रेशन पावर बढ़ जाती है जब उसको हम हाई स्पीड से फेंकते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अगर हम रियल लाइफ में सोचें कि अगर एक पत्थर में जोर से फेंकूं तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कोई अगर पर्दा डाल दो तो उसको जो है पेनेट्रेट करते हुए आगे निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया। और अल्फा पार्टिकल क्या किया, अब उन्होंने समझा था कि एटम का मॉडल कैसा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गोल्ड है उसकी एक थिन शीट ले ली और उस थिन शीट में इस अल्फा पार्टिकल की बॉम्बिंग करा दी। बॉम्बिंग का कहने का मतलब यह है कि बहुत हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए गए इस गोल्ड शीट में, जो बहुत ही थिन शीट थी गोल्ड की। और उसके बेस पे जो है उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया इसके बेस पे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट, कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, ये जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रेट निकल जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब आप समझिए ये है एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है, हम एक ही एटम समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। ये है एटम का स्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, आपने यहां से अल्फा पार्टिकल डाला वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, अल्फा पार्टिकल डाला बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट, जितने भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये पहला है, पहले हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या कंसिक्वेंस निकालेंगे वो समझते हैं। तो पहला यह था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हमारे स्ट्रेट जा रहे थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, अ फ्यू पार्टिकल्स या सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। बहुत ही फ्यू पार्टिकल, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सम एंगल से। मतलब पार्टिकल जो है गया सीधे और कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, गया डिफ्लेक्ट हो गया, और कोई गया वो और थोड़े ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत फ्यू पार्टिकल या सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू कहने का मतलब ये है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मान लो 100 पार्टिकल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द मतलब 90 पार्टिकल्स तो स्ट्रेट जा रहे हैं। फ्यू पार्टिकल्स का मतलब उसमें से 8 पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और वेरी फ्यू मतलब ओनली 100 में 1 और 2 पार्टिकल्स, ठीक है, बाउंस बैक हो रहे हैं। बाउंस बैक का मतलब क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल गए और जिस डायरेक्शन में गए थे उसी से 180 डिग्री टर्न करके वापस आ गए। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े कि एक्सपेरिमेंट में, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, सम पार्टिकल जा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं बाई सम एंगल। अब वो एंगल भी अलग अलग है, वो भी कैसे है वो समझते हैं। और वेरी फ्यू मतलब 1-2 पार्टिकल जाते हैं 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब बाउंस बैक कर जाते हैं। अब इसके बेस, ये ऑब्जर्वेशन थे एक्सपेरिमेंट के, इसके बेस उन्होंने कॉन्सिक्वेंस निकाला कि क्या होगा। अब आप सोचिए कि वहां सामने एक गोल्ड शीट रखी है, बहुत थिन शीट, और वहां पे हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बिंग कराई। अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। दैट्स वाई उन पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन से हमने ये कंसिक्वेंस निकाला कि भाई हमारा जो एटम है, एटम का मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले जा रहे हैं। तो एक हमने एक चीज निकाली कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है एम्प्टी स्पेस है, वहां कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जाते थे, एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इसका मतलब क्या है,
अब आपको मैंने पहले बताया था जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2+ चार्ज है, मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर कोई एटम आ रहा है, कोई पार्टिकल आ रहा है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने रिपल्सन फेस किया है, दैट्स वाई वो डिफ्लेक्ट हो गया है। इट मींस एटम के बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज से आपका अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है। एंगल अलग अलग क्यों है? क्योंकि अगर आपका अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है वो थोड़ा लेस डिफ्लेक्शन फेस करेगा, और पास से जाएगा मोर डिफ्लेक्शन फेस करेगा। क्यों? क्योंकि पास ज्यादा है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा, अगर वो दूर है तो रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो जितना आप पास जाओगे उतना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपने समझा कि मोस्ट ऑफ द एटम तो एम्प्टी है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ होगा? जो बहुत छोटा सा पार्ट होगा वहीं पे होगा। और ये बात एक और चीज प्रूव करता है कि जो आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो जाते हैं, टकराते हैं और बाउंस बैक हो जाते हैं। तो आप देखिए, सम पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो टच नहीं कर रहे, वो दूर से निकल रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। जो एक्चुअली न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं वो वेरी फ्यू हैं, एक दो। मतलब अगर ये एटम है तो इसमें अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, वो न्यूक्लियस इतना सही है, बहुत छोटा सा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं आपके सीधे निकल जा रहे हैं ऐसे, कुछ जो है पास से निकलते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और एक दो ही बाउंस बैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो न्यूक्लियस है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हमने कहा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम रिपल्सन को पॉइंट समझे, और थर्ड पॉइंट से हमने ऑब्जर्वेशन से कंसिक्वेंस निकाला है कि अगर बाउंस बैक बहुत कम हो रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही डेंस है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वहां पेनेट्रेट नहीं कर पाया, वहां पे वो सीधे 90 डिग्री 180 डिग्री से टर्न हो गया। मतलब थर्ड पॉइंट से जो ये न्यूक्लियस है ये स्मॉल तो है, साथ में डेंस है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑब्जर्वेशन के कंसेक्वेंस या रिजल्ट्स उन्होंने निकाले, इसके बेस पे उन्होंने अपना मॉडल तैयार किया। अब मॉडल में कुछ पढ़ने को बचा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते पढ़ते मॉडल अपने आप पढ़ लिया। अब उन्होंने मॉडल से क्या सीखा? तो उन्होंने मॉडल सीखा कि जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। पहला पॉइंट वही है कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी है। तो फिर स्पेस तो है कहाँ? कुछ सब चीजें, तो भाई चीजें हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता था कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन्होंने ये पता लगा लिया कि न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन होता है। बट अगर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कहाँ होगा? तो बचा न्यूट्रॉन, तो वो भी प्रोटॉन की जगह ही होगा। तो जहां न्यूट्रॉन है वहीं प्रोटॉन है, तो ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस में है। इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की जगह ही न्यूक्लियस के पास है, मतलब दोनों न्यूक्लियस के पास जाके बैठे हुए हैं, और वो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है, छोटी सी जगह पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, इसका मतलब जो पूरा मास होगा एटम का वो कंसंट्रेटेड होगा उस स्मॉल न्यूक्लियस में। तो थर्ड पॉइंट यही है कि जो मास है पूरा वो कंसंट्रेटेड है इन न्यूक्लियस। ये मॉडल का पॉइंट हो गया। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। मतलब जिस
सर्कल पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं उसे उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। तो ऑर्बिट्स में उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन या न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव प्रोटॉन का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके बाहर नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। वो पॉइंट जो वहां हमें जो है थॉमसन भी बताते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब भाई हमारा जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, मतलब हमारा एटम न्यूट्रल होता है। ये हमें थॉमसन ने भी बताया था। स्फीयर शेप हमको थॉमसन ने भी बताया था, यहाँ भी वही बात ट्रू होगी। ठीक है, तो हमारे जो है एम्प्टी स्पेस हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है सराउंड होते हैं, सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। मतलब जितना भी आपका मॉडल था वो सारा मॉडल कवर हो गया था उस एक्सपेरिमेंट में। अगर आपको एक्सपेरिमेंट ढंग से आता है तो वो मॉडल अपने आप तैयार हो जाता है। लेकिन ये मॉडल ये भी अभी पूरा ट्रू नहीं है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। तो पहले हम समझते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। इस मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे? मेन ड्रॉबैक ये है, अगर मैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स की बात करूं तो ये थ्योरी एक बात कहती है, ये थ्योरी कहती है अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट करने का मतलब है उसकी एनर्जी रेडिएट होगी तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अब इधर से रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यानी वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वी नो डैट इन सर्कुलर मोशन स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, बट जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे, लेकिन सिंस डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है। और अगर वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन है। इट मींस अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो फिर फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि ये एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर पार्टिकल घूम रहा है और एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो वो धीरे धीरे उसका जो रेडियस है वो कम होगा। जैसे जैसे रेडियस कम होगा तो आप समझिए कि यहां घूम रहा था, जैसे जैसे एनर्जी कम हुई तो वो रेडियस कम होती है, कम होती है, कम होती है, और स्पाइरल मोशन करते हुए वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा और प्लस माइनस टकराएंगे, एक ब्लास्ट होगा और एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस एटम स्टेबल नहीं होगा। बट इन रियलिटी एटम स्टेबल होता है क्योंकि एटम एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए। स्टेबल है हमको पता है, बट वो स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और उस स्टेबिलिटी को समझाने के लिए नील्स बोर आ गए। अब नील्स बोर का जो क्लास 9th में जो जिक्र है वो बहुत छोटा सा है ना। क्लास 12th में ज़्यादा हमें जिक्र देखने को मिलता है और क्लास 11th की केमिस्ट्री में, क्लास 12th की फिजिक्स में। तो हम यहाँ क्लास 9th के हिसाब से समझते हैं। नील्स बोर का बहुत सिंपल है। नील्स बोर ने कहा भाई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो अभी दूर कर देते हैं। नील्स बोर ने अपने बताया कि भाई देखो, उन्होंने कहा सिंपल सी चीज़, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स है, मतलब एक एटम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स होती है, ठीक है। और उसका एनर्जी लेवल, वो मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करता है। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होगी, वो एक डेफिनेट एनर्जी के एनर्जी लेवल पे ही रिवॉल्व करेगा और कहीं नहीं जाएगा। मतलब उसकी एनर्जी
फिक्स होगी। अगर उसकी एनर्जी फिक्स होगी तो एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, मतलब वो वापस आके प्रोटॉन में या फिर न्यूक्लियस में नहीं टकराएगा और ब्लास्ट नहीं होगा, मतलब एटम स्टेबल हो जाएगा। इतनी सी बात उन्होंने न्यूटन बोर्ड ने बता दी। इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इसके बेस पे उन्होंने अपना मॉडल दे दिया, जिस मॉडल में बातें वही रहेंगी। मेन बात यही है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में ट्रैवल कर रहा है। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिए, के बाद एल, एम, एन, डैट डैट डैश इतने भी आए, है ना। जो पहला एनर्जी लेवल है, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, वो है के। फिर इसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। के मतलब ऐसे समझते हैं ये है, तो ये के सबसे छोटा वाला है। फिर इसके ऊपर जो आएगा वो एल आएगा, इसके ऊपर जो आएगा वो एम आएगा। सारे एनर्जी लेवल्स सारे एटम्स में नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें। हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो अभी हम और समझ लेंगे। फिलहाल बात यह है कि अगर के में है तो मतलब एनर्जी लेवल कम है, या लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के में रहेगा। उससे हाई एनर्जी का है तो एल में रहेगा, और हाई एनर्जी का एम में, फिर एन में, फिर ओ में, फिर पी में। अब ये एनर्जी लेवल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहने का घर है, और वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इसी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप कर सकता है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल फिक्स है। ठीक है। अब इसके बेस पे उन्होंने ये बताया कि जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो फिक्स हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, जिसका फॉर्मूला है 2n²। फॉर एग्जांपल, जो आपका के शेल है या के एनर्जी लेवल है, वो आपका पहला एनर्जी लेवल है। तो मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूंगा जब, तो ये आएगा 2। इट मीन्स के कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगला जो एनर्जी लेवल है वो है 2, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2n², तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 4 इज 8। मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। m है एनर्जी लेवल 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 18, यानी थर्ड एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, दैट इज n, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट इज 32। तो फोर्थ एनर्जी लेवल, दैट इज n एनर्जी लेवल, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि तुम मैक्सिमम होल्ड इलेक्ट्रॉन करना और एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन रहना, ये दोनों अलग बात है। यहाँ इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सीखेंगे कि अगर मेरी इलेक्ट्रॉन के थर्ड लेवल की एनर्जी कैपेसिटी जो है वो है 18, इट डजंट मीन कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, हो सकता है कि 18 से कम भी हो। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब बात आई गई है तो हम एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं। उसके पहले दो बातें हमें याद रखना है। एक है आपका एटॉमिक नंबर और एक टर्म है आपका मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर, है ना। आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अगर हम क्लास 9 10th की बात करें, अगर आपको शुरुआत के 20 एलिमेंट्स लाइन से आते हैं तो काम हो जाता है ना। तो एक बार हम लिख के देख लेते हैं 20 एलिमेंट्स। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 एलिमेंट। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फिर सल्फर बोल दिया क्या? सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फिर सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ये लाइन से याद होने चाहिए। लाइन से फायदा याद करने क्या है कि अगर मैं कहूँ 10th नंबर पे कौन है, 10th नंबर पे होता है आपका नियॉन। तो मुझे अगर कोई पूछे नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 10th नंबर पे आता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, मतलब उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर ही उसका सीरीज का नंबर है। ठीक है।
सोडियम 11 पे आता है, यानी उसमें उसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको फिल करना, कि भाई किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने पहले एनर्जी लेवल पे हैं, कितने दूसरे में हैं, कितने तीसरे में हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक बेसिक रूल पता होना चाहिए, उसके बेस पे सारे एनर्जी लेवल्स आप भर दोगे। बेसिक रूल ये है कि जो आउटर मोस्ट आपका शेल होगा, या उसी को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, उसमें मैक्स आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। एक दो हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम लेते हैं। लिथियम हैज़ एटॉमिक नंबर 3, इट मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पढ़ा कि जो पहला सेल होता है दैट इज के शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 3 में तो 2 के में चले गए, कितने बचा? 1 बचा। अगला सेल है एल, तो एल में 1 दे दिया। ऐसी कार्बन ले लेते हैं। कार्बन होता है 6, तो के ले सकता है मैक्सिमम 2, बचे कितने? 4, तो एल में आ जाएंगे 4। ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में होता है 8, तो के में होते हैं 6, और जो सॉरी के में 2 आएंगे, तो 8 बचे कितने? 6, तो एल में 6 भर जाएंगे। क्योंकि एल की तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपने पढ़ी 8 है, तो 6 तक तो भर सकते हैं। अगर मैं नियॉन की बात करूं 10, तो के में कितने आएंगे? के में तो मैक्सिमम 2 ही आते हैं, बचे कितने? 8। एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो एल में 8 आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम 13 होता है, तो के में 2 पड़ गए। अब एल में भरेंगे। अब आप समझिएगा, एल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 8, तो एल में मैक्सिमम 8 ही भरेंगे। तो 2 8 10, कितना बचा? 1। यानी अब मुझे नेक्स्ट सेल में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एल की मैक्सिमम कैपेसिटी खत्म हो गई, तो एन में आएगा 1। आप 18 तक भरोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आप 19 नंबर पे आओगे, आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यों? अब 19 भर के देखते हैं। 19 में पोटेशियम, के में आप कितने भर सकते हो? मैक्सिमम 2 भर देते हैं। के बाद आता है एल, एल में कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 8 भर देते हैं, 10 हो गए। अब एम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? एम की कैपेसिटी है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और आपके टोटल 19 है। आपने 2 8 10 भर दी, आपको 9 बचे हैं। तो आप कहो एम में 9 भर दें, पर जैसे ही आप एम में 9 भरोगे तो आपका लॉ ब्रेक हो जाएगा। दैट इज आउटर मोस्ट सेल, अगर एम में 9 भर गया तो एम लास्ट सेल होगा, और लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एम में 8 ही भरेंगे, और एक जो बचेगा वो हम एन को देंगे, जिससे हमारा ये हो जाएगा कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ऐसे ही हम 20 कैल्शियम में जाएंगे, तो के में 2, एल में 8। फिर आप कहोगे 8 मतलब 8 to 10 हो गया, बचे 10, तो हम एम में 10 भर दें। फिर वही लॉ ब्रेक, तो हम एम में 10 नहीं भरेंगे, एम में हम 8 भरेंगे, और एन को हम 2 दे देंगे। ठीक है। अब ये लॉ ऐसे पता होना चाहिए, बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसको फॉर क्लास 9th इट इज़ वेरी इजी। दैट इज आपको कुछ नहीं सोचना, आपको, है ना, ये मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, बट आप लगा सकते हो कि आप पहले में 2 भरो, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और जो बचे हैं बाकी भर दो। तो 20 तक के एलिमेंट का आपका काम हो जाएगा, और 20 तक के एलिमेंट ही हमारे 9th क्लास के लिए इनफ होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही है तो कंफ्यूजन लेनी नहीं है, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, और जब बाकी बचा उतने भर देना है, तो आपके सारी एलिमेंट फिल हो जाएंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगला टॉपिक है वैलेंसी। थोड़ा हम वैलेंसी का भी बेसिक समझ लेते हैं। वैलेंसी से पहले हमें समझना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, मतलब किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे कैल्शियम पढ़ा था, 2 8 8 2 20 होता है, तो 2 8 8 18 हो गया, प्लस 2 20। अब इसके आप देख सकते हो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम के? तो वो 2 होते हैं। ऐसे ही आपने एल्यूमिनियम पढ़ा था,
एल्यूमिनियम होता है 13, दैट इज 2, 8, 3, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हम क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन होता है 17, तो 2, 8, 10 हो गए, बचा 7, 7 हो गए, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है भाई? वैलेंसी है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकते हैं, कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, दैट इज वैलेंसी, सिंपल वर्ड्स में। इट मींस उसके लिए एक और चीज समझना होगा हमको, दैट इज लूज और गेन करना है तो कैसे करना है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की बात आती है, कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, तो वो मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मतलब 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन है, आपने अभी पढ़ा था ना कि भाई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस एटम को मैं ले लेता हूं, तो इसमें मैं लेता हूं 10 पॉजिटिव यानी 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है, यानी 10 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं कि एक प्रोटॉन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम आ रही है। अगर मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, तो उस 10 में से अब इलेक्ट्रॉन बचे 9, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव जब मैंने किया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे कुछ एनर्जी लगी होगी। वाई? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस होल्ड कर रखा है। तो एक न्यूक्लियस जो उसको होल्ड कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर मैं खींच रहा हूं तो इट मीन्स इट नीड्स सम एनर्जी, तो वो एनर्जी लगती है। अब मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन के बाद मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में क्या उतनी ही एनर्जी लगेगी जितना पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी थी? तो वो गलत है। क्यों? ऐसे समझिए आप, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 लोग 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब उस जिसको खींच रहे थे उसमें से एक लोग चला गया, तो अब 10 लोग तो अभी भी खींच रहे हैं, लेकिन सामने 9 ही लोग हैं, मतलब अब थोड़ा ज्यादा पावर से खींच रहे होंगे। तो अगर मुझे अब और एक लोग इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब उसको 10 लोग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा है 9 के हिसाब से, ठीक है, मतलब पहले वाले से तो ज्यादा ही है, तो अब ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, तो अब ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब बचे 8। अब 8 लोग वापस 10 लोग खींच रहे हैं 8 लोग को, तो अभी भी लोग तो 10 ही खींचने वाले, वहां 8 ही बचे हैं, मतलब अब और ज्यादा ताकत से खींच पा रहा हूं मैं। तो अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, इट नीड्स मोर एनर्जी। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक इतनी एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन तक निकल जाते हैं, चौथे के बाद इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते कि हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मात्र ओनली 3 इलेक्ट्रॉन ही आप जो है रिमूव कर सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। सिमिलरली गेन कराने में भी एनर्जी लगती है, और 3 ही आप गेन करा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम जैसे बात करें, अभी हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का होता है 11, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी है, उसके पीछे है लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 के अलावा 8, तो या तो वो 7 गेन कर ले, तो अगर 7 गेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 3 गेन कर सकते हैं, या फिर वो क्या करे, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं, तो तीसरा सेल नहीं, तो अब आखिरी सेल हो जाएगा सेकंड वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डिमांड पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दैट्स व्हाई सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अगर लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बचे 10, यानी एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। दैट्स वाई सोडियम बनाता है सोडियम प्लस आयन, Na+ आयन। और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, तो सोडियम एक मेटल होता है।
अगला एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन वाला। क्लोरीन में होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2, 8 और 7। तो अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो तो 7 या तो लूज कर, दैट इज नॉट पॉसिबल, या फिर वो 1 गेन कर ले, 1 गेन करना पॉसिबल है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेता है। तो आप समझिए सोडियम का क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक बाहर से गेन किया तो 18 हो गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई क्लोरीन माइनस साइन बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम 12 होता है, इसका होता है 2, 8, 2। अब यहाँ अलग से दिख रहा है भाई कि 2 है, 6 गेन तो कर नहीं पाएगा, तो 2 लूज करेगा। अगर उसने 2 लूज करे तो भाई 12 पॉजिटिव थे, 12 नेगेटिव थे, 2 लूज किए, 10 नेगेटिव बचे, 2 प्लस एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई मैग्नीशियम बनाता है डबल प्लस चार्ज। तो वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज आ रहा है यही उसकी वैलेंसी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2। ठीक है, सो इट इज इनफ फॉर दिस।